स्वागत है। आज हमारे पास आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे, ये एक तरह का स्टडी गाइड है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं, बल्कि हर सवाल के पीछे की जो कहानी है, जो संदर्भ है, उसे समझना है। हाँ, क्योंकि ये सवाल हमें 18वीं सदी के मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलनों तक ले जाएंगे। और ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी घटनाओं ने भारत के भविष्य को एक आकार दिया। हर विकल्प के पीछे एक कहानी छिपी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला सवाल, बुरहानुल मुल्क को अवध का नाजिम किस साल में नियुक्त किया गया था? हमारे पास विकल्प हैं 1732, 1702, 1712 और 1722। इसका सही जवाब है 1722। हाँ, पर ये तारीख ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी। यहीं से अवध के एक स्वतंत्र राज्य बनने की कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो ये उस दौर की बात है जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था? हाँ, बिल्कुल। देखिए, उस वक्त दिल्ली में बादशाह थे मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला भी कहा जाता था। उन्होंने सादत खां यानी बुरहानुल मुल्क को अवध भेजा था मुगल शासन मजबूत करने के लिए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक तरह से हाँ, सादत खां ने वहां पहुंचकर धीरे धीरे अवध को लगभग एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। वो टैक्स वसूलते थे, अपनी सेना रखते थे, अपने नियम चलाते थे। तो क्या ये लोग बागी थे, या ये सिर्फ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थी कि जब दिल्ली में दम नहीं रहा तो अपना घर संभालो? बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें सीधे सीधे बागी कहना मुश्किल है। ये लोग मुगल बादशाह को इज्जत देते थे, नाम के लिए उनके अधीन थे, सिक्के भी उनके नाम के चलते थे। लेकिन असल में सारे फैसले खुद लेते थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ अवध में नहीं हो रहा था। इसी पैटर्न पर 1724 में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव रखी और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में यही किया। तो ये एक पैटर्न था। केंद्र की शक्ति घट रही थी और क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थी। और शहादत खान का अंत भी काफी नाटकीय था। हाँ, 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तो उस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो उनकी शुरुआत जितनी अहम थी, उनका अंत भी उतना ही त्रासद था। तो एक तरफ पुरानी सल्तनत का दौर ऐसे खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ एक नई चेतना जन्म ले रही थी, राष्ट्रवाद की। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। सवाल है कि चरमपंथी विचारधारा के उदय से कौन सी तिकड़ी जुड़ी है? और इसका जवाब तो शायद सभी जानते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तिकड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का प्रतीक हैं। इनसे पहले के जो नेता थे, जिन्हें हम नरम दल या मॉडरेट्स कहते हैं, वो चिट्ठियां लिखने और याचिकाएं देने में विश्वास करते थे। एकदम सही। उनका तरीका था पिटिशंस, प्रेयर्स, प्रोटेस्ट। वो सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव चाहते थे। लेकिन लाल बाल पाल का तरीका अलग था। बहुत अलग। उनका मानना था कि आज़ादी या स्वराज ऐसे मांगने से नहीं मिलेगा, उसे हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें एक्टिव प्रोटेस्ट करना होगा, हड़तालें करनी होंगी, विदेशी सामान का बहिष्कार करना होगा। उनका लक्ष्य छोटे मोटे सुधार नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज था। ये एक रैडिकल शिफ्ट था। और इसी विचारधारा के टकराव का नतीजा था 1907 का सूरत विभाजन। हाँ, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन एक तूफान बन गया। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। ये तो आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। हालांकि करीब 9 साल बाद 1916 के लखनऊ समझौते में ये दोनों धड़े फिर से एक हो गए, जिसमें तिलक की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये दिलचस्प है कि कैसे जमीन पर ये राजनीतिक लड़ाइयां चल रही थीं और उधर लंदन में बैठकर भारत पर कंट्रोल कसने के लिए नए नए कानून बन रहे थे। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना की? विकल्प है नियंत्रण बोर्ड, बंगाल में दोहरी सरकार, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय या भारतीय सिविल सेवा। इसका सही जवाब है ए, नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट ने ऐसा क्या किया जो इसे इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है? देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन वो काफी नहीं था। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने उस कंट्रोल को और मजबूत किया। हाँ, और बहुत व्यवस्थित तरीके से। इसने कंपनी के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक कमर्शियल यानी व्यापार से जुड़े मामले, और दूसरा पॉलिटिकल
यानी राजनीति, सेना और राजस्व से जुड़े मामले। और पॉलिटिकल मामलों पर कंट्रोल के लिए ये नई बॉडी बनाई गई। एकदम सही। व्यापारिक मामले तो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे, लेकिन राजनैतिक मामलों की निगरानी के लिए लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, और ये बोर्ड सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। तो यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से ज्यादा एक राजनीतिक इकाई बन गई। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक टेक्निकली एक प्राइवेट बिजनेस थी, ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल कंट्रोल में आ गई। अब भारत पर हुकूमत किसी कंपनी का मुनाफा नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की पॉलिसी बन गई थी। और दूसरे विकल्पों की बात करें तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो इससे पहले हो चुकी थी, है ना? हाँ, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, और सिविल सेवा के जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं, जो बाद में आए। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा नतीजा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही था। तो लंदन कानून बना रहा है, कंट्रोल बढ़ा रहा है, लेकिन भारत में जमीन पर इन नीतियों का क्या असर हो रहा था? बहुत गहरा असर हो रहा था, और खासकर टैक्स और जमीन से जुड़ी नीतियों का। और यहीं से हमारा अगला सवाल आता है, जो उड़ीसा के एक बड़े विद्रोह से जुड़ा है। सवाल है, उड़ीसा में पारंपरिक जमींदार मिलिशिया यानी पैदल सैनिकों के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही जवाब है बी, पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह। ये पाइका कौन थे? देखिए, पाइका उड़ीसा के पारंपरिक सैनिक थे। ये पीढ़ियों से वहां के राजा को सैन्य सेवा देते थे, और बदले में उन्हें टैक्स फ्री जमीन मिलती थी। यही उनकी इज्जत और रोजी रोटी थी। और अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था पर चोट की। बिल्कुल। जब 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा पर कब्जा किया, तो उन्होंने पाइका लोगों की जमीनों पर भारी टैक्स लगा दिए। उनकी जमीनें छीनी जाने लगीं, यहां तक कि नमक जैसी चीज पर भी सरकार ने कंट्रोल कर लिया। और इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। हाँ, 1817 में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में इन लोगों ने हथियार उठा लिए। ये असल में अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के खिलाफ एक बड़ा आर्म्ड रिवॉल्ट था। और ये कोई अकेला विद्रोह नहीं था। अहोम विद्रोह असम में, फराजी विद्रोह बंगाल में, ये सब अलग अलग जगहों पर हो रहे प्रतिरोध के उदाहरण हैं। जाहिर है, इन विद्रोहों से अंग्रेज भी परेशान थे, और शायद इसीलिए उन्होंने कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक और तरीका अपनाया, फूट डालो और राज करो। हाँ, उनका सबसे कारगर हथियार। ये हमें हमारे 5वें सवाल पर लाता है, जो बंगाल के विभाजन से जुड़ा है। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल को बांटा, तो उन्होंने ऑफिशियली रीजन क्या दिया था? मतलब बहाना क्या बनाया था? बहाना था प्रशासनिक सुविधा। उस समय के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, आबादी करीब 8 करोड़ है, और एक गवर्नर के लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल है। तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटना जरूरी है। सुनने में तो काफी तार्किक लगता है। हाँ, कागज पर, लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही था। और वो क्या था? असली मकसद था बंगाल में तेजी से उभर रहे राष्ट्रवाद के कमर तोड़ना। बंगाल उस समय नेशनलिस्ट एक्टिविटीज का गढ़ था। तो उन्होंने धर्म के आधार पर इसे बांटा। बिल्कुल। बंटवारा इस तरह से किया गया कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत में आ गए, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू। उन्हें लगा कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाएगी और स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। हाँ, ये दांव उल्टा पड़ गया। इस विभाजन के खिलाफ पूरा बंगाल उठ खड़ा हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। हाँ, और ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। विरोध इतना जबरदस्त था कि आखिरकार 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार को ये विभाजन रद्द करना पड़ा। तो बंगाल के विभाजन ने शहरी राष्ट्रवाद को और हवा दी, लेकिन शहरों से दूर जंगलों और पहाड़ों में भी उसी सत्ता के खिलाफ एक अलग तरह का संघर्ष चल रहा था। बिल्कुल, आदिवासी विद्रोहों का एक लंबा इतिहास है। हमारा अगला सवाल रांची के एक ऐसे ही नायक बिरसा मुंडा से जुड़ा है। उनके नेतृत्व में हुए आदिवासी विद्रोह का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है बी, मुंडा विद्रोह। लेकिन इसे सिर्फ विद्रोह कहना शायद काफी नहीं होगा। ये एक आंदोलन था जिसे उलगुलान यानी महान हलचल भी कहा जाता है। उलगुलान, तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी? नहीं, बिरसा मुंडा का आंदोलन 1899-1900 में अपने चरम पर था। ये शुरू में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। बिरसा ने अपने लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहने और एक बेहतर साफ सुथरा जीवन जीने की शिक्षा दी। लेकिन फिर ये एक राजनीतिक लड़ाई में कैसे बदल गया? क्योंकि सामाजिक शोषण और राजनीतिक शोषण आपस में जुड़े हुए थे। मुंडा लोगों का गुस्सा बाहरी लोगों यानी दिक्कू के खिलाफ था। दिक्कू, ये शब्द क्या दर्शाता है? दिक्कू यानी बाहरी लोग। मुंडा लोग इस शब्द का इस्तेमाल जमींदारों, साहूकारों
और अंग्रेजों के लिए करते थे। इन लोगों ने उनकी परंपरागत खूंट-कट्टी व्यवस्था को तबाह कर दिया था। खूंट-कट्टी व्यवस्था, वो क्या थी? खूंट-कट्टी एक तरह की कम्युनिटी फार्मिंग थी, जहां जमीन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे कबीले का हक होता था। ये सिर्फ उनकी खेती का तरीका नहीं बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति का आधार था। और अंग्रेजों ने इसे खत्म कर दिया? हाँ, उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप लागू की, जिससे जमींदार और साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा करने लगे। इसी के खिलाफ बिरसा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध के तरीके अलग-अलग हैं, कहीं सशस्त्र विद्रोह तो कहीं राजनीतिक आंदोलन। और इसी के साथ एक और हथियार था, नारे। बिल्कुल। हमारा 7वां सवाल एक ऐसे ही नारे के बारे में है जिसने करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए कौन सा लोकप्रिय नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा आज भी गूंजता है, लेकिन सोचिए उस दौर में इसकी क्या अहमियत रही होगी। ये उन्होंने कब कहा था? तिलक ने इसे 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान लोकप्रिय बनाया। ये सिर्फ आजादी की मांग नहीं थी, ये एक घोषणा थी। ये भारतीयों के आत्मसम्मान और अधिकार की घोषणा थी। ये लोगों को एहसास दिला रहा था कि स्वराज कोई भीख नहीं बल्कि उनका हक है। बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी विचार था। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इंकलाब जिंदाबाद जैसा नारा जो भगत सिंह से जुड़ा है, वो असल में लिखा किसी और ने था। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा शायर हसरत मोहानी ने दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे अमर बना दिया। और भारत छोड़ो का नारा? वो यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था, जिसे गांधी जी ने 1942 के आंदोलन में इस्तेमाल किया। हर नारे के पीछे कहानी है। तिलक के नारे ने शिक्षित वर्ग में नई ऊर्जा भरी, लेकिन जैसा हमने बिरसा मुंडा के मामले में देखा, आदिवासी विद्रोहों का अपना एक अलग इतिहास रहा है। हाँ, एक लंबा और संघर्षपूर्ण इतिहास। हमारा अगला 8वां सवाल एक और बड़े आदिवासी विद्रोह, संथाल विद्रोह से जुड़ा है। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं था? भैरव, चांद, कान्हो या टाना भगत? इसका सही जवाब है डी, टाना भगत। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें संथाल और टाना भगत आंदोलनों के बीच का फर्क समझना होगा। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल भी कहते हैं, 1855-56 में हुआ था। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले। हाँ, बिल्कुल। और इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने किया था। ये जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एक भयानक सशस्त्र संघर्ष था। और टाना भगत आंदोलन इससे बिल्कुल अलग था? हाँ, टाना भगत आंदोलन बहुत बाद में 1914 में छोटा नागपुर में जत्रा उरांव के नेतृत्व में शुरू हुआ। और सबसे बड़ा फर्क ये था कि ये गांधीवादी सिद्धांतों जैसे अहिंसा और सत्याग्रह से बहुत प्रभावित था। अच्छा, तो टाना भगत एक पूरी तरह से अलग और अहिंसक आंदोलन के नेता थे। बिल्कुल, उनका संथाल विद्रोह से कोई लेना देना नहीं था। तो हम जिन अंग्रेजों के खिलाफ इन विद्रोहों की बात कर रहे हैं, वो भारत में अकेले यूरोपियन नहीं थे। एक जमाने में उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी था। हाँ, बिल्कुल। हमारा 9वां सवाल उसी कंपनी के बारे में है। 1602 में स्थापित वेरेनिक डे ओस्टिनशे कंपनी (VOC) किस देश की कंपनी थी? VOC यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपने समय की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक थी। शायद दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? उन्होंने 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। वो मसालों के व्यापार में बहुत मजबूत थे। लेकिन भारत में वो अंग्रेजों से पिछड़ गए। इसकी कोई खास वजह? इसकी कई वजहें थी। एक तो उनकी प्राथमिकता भारत से ज्यादा इंडोनेशिया और स्पाइस आइलैंड्स थे, जहां मसालों का व्यापार ज्यादा मुनाफे वाला था। और दूसरा कारण? दूसरा, भारत में उनका अंग्रेजों से लगातार टकराव चलता रहा और इस टकराव का फैसला 1759 में हुए वेदरा के युद्ध में हो गया। वेदरा का युद्ध? हाँ, बंगाल में हुए इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हरा दिया। इस हार के बाद भारत में एक बड़ी ताकत के तौर पर डच लगभग खत्म हो गए और अंग्रेजों के लिए मैदान साफ हो गया। और जब मैदान साफ हो गया तो अंग्रेजों ने हर छोटी बड़ी चीज पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पेड़ों पर भी। और यही हमारे आज के आखिरी सवाल का आधार है। कौन सा विद्रोह इस बात पर शुरू हुआ कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से रोक दिया था? ये था कोया विद्रोह। कोया विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? ये विद्रोह 1879-80 में आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व
टोम्माडोरा ने किया था। वजह बहुत सीधी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। ताड़ी के पेड़ का मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि आदिवासी समुदाय के लिए ताड़ी सिर्फ एक पेय नहीं था, यह उनकी संस्कृति का, उनके सामाजिक रीति रिवाजों का और उनकी छोटी मोटी अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा था। तो जब सरकार ने इस पर टैक्स लगाया, हाँ, जब मद्रास सरकार ने ताड़ी निकालने पर टैक्स लगा दिया और जंगलों पर उनके हक को छीन लिया, तो ये उनके पूरे जीने के तरीके पर हमला था, उनकी आज़ादी पर हमला था। इसीलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला मुद्दा भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की वजह बन सकता था। बिल्कुल। तो प्रश्न 11 है, किस वर्ष में श्री अरबिंदो ने बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कलकत्ता चले गए, जहां वे राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता बन गए? और इसके विकल्प है 1914, 1916, 1910 या 1906। अब ये सिर्फ किसी के नौकरी बदलने की बात तो नहीं है ना? ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। बिल्कुल। और वो साल था 1906। इस साल की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक एक साल पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और उसके विरोध में तो पूरे देश में आग भड़क उठी थी, खासकर बंगाल में। हाँ, स्वदेशी आंदोलन की आग। अरबिंदो घोष उस समय बड़ौदा कॉलेज में एक बहुत आरामदायक नौकरी कर रहे थे। लेकिन राष्ट्रवाद की इस लहर में उन्हें खींच लिया। हाँ, नौकरी छोड़कर कलकत्ता आ गए और यहाँ आकर वो बिपिन चंद्र पाल के साथ वंदे मातरम जैसे क्रांतिकारी अखबार के संपादक बन गए। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे, बल्कि एक्शन में यकीन करने वाले लीडर थे। और कलकत्ता आते ही वो सीधे इस आंदोलन के केंद्र में आ गए। लेकिन यहाँ से कहानी और भी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अलीपुर बम कांड हुआ। हाँ, 1908 का अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ। ये कि क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश की, जो नाकाम रही। लेकिन उसके बाद जो जांच हुई, उसमें पुलिस ने अरविंदो घोष समेत कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा। बिल्कुल। हालांकि चित्तरंजन दास जैसे बड़े वकील ने उनका केस लड़ा और वो सबूतों के अभाव में बरी हो गए। लेकिन इस एक साल की जेल ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। यही तो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक आग उगलने वाले क्रांतिकारी से वो एक आध्यात्मिक गुरु कैसे बन गए? जेल में ऐसा कहते हैं कि उन्हें बहुत गहरे आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं। जब वो बाहर आए तो उनका राजनीति से मोह भंग हो चुका था। उन्हें लगा कि भारत की असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होनी चाहिए। अच्छा। इसीलिए 1910 में वो सब कुछ छोड़कर पांडिचेरी चले गए, जो उस समय फ्रांसीसी कब्जे में था, और वहीं उन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम की नींव रखी। ये दिखाता है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों की यात्राएं कितनी अलग और अप्रत्याशित थीं। सही बात है। तो एक तरफ अरबिंदो जैसे नेता राष्ट्रवाद की भावना जगा रहे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज इसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और शायद हमारा अगला सवाल उसी से जुड़ा है। प्रश्न 12, भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण लागू करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? विकल्प है 1893, 1900, 1904 या 1886। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। इसका जवाब है 1904। उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और वो मानते थे कि भारत पर ब्रिटिश पकड़ को हर हाल में मजबूत रखना है, और उन्हें ये साफ दिख रहा था कि विश्वविद्यालय राष्ट्रवादी विचारों के गढ़ बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालय क्रांतिकारी विचारों के केंद्र बन रहे थे। उन्हें लगा कि अगर इस बौद्धिक आग को नहीं बुझाया गया तो ये ब्रिटिश राज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। तो ये कानून अचानक तो नहीं आया होगा, इसके पीछे कोई कमिटी या कोई रिपोर्ट रही होगी। हाँ, इसकी नींव रखी थी 1902 में बने रैले आयोग ने। इसकी अध्यक्षता थॉमस रैले ने की थी। कहने को तो इस आयोग का काम था विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच करना, लेकिन असली मकसद था उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के तरीके खोजना। और इस कानून के जरिए उन्होंने क्या किया? इसके जरिए विश्वविद्यालयों के सीनेट में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उनकी जो स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी, उसे बहुत कम कर दिया गया। मतलब भारतीय नेताओं ने इसका विरोध तो किया ही होगा। जबरदस्त विरोध हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने तो इसे संसद में पीछे की ओर ले जाने वाला कदम कहा था, और रेट्रोग्रेड मेजर। इससे साफ पता चलता है कि यह कोई एकेडमिक सुधार नहीं था, ये विचारों की लड़ाई थी। अंग्रेज शिक्षा के माध्यम से भारतीय चेतना को कंट्रोल करना चाहते थे। एग्जैक्टली।
तो ये सब तो ब्रिटिश इंडिया में चल रहा था, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो सीधे तौर पर ब्रिटिश राज में नहीं था, यानी रियासतें। हमारा अगला सवाल वहीं से है। प्रश्न 13। औपनिवेशिक काल में आसफ जाही वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? और विकल्प है पंजाब, हैदराबाद, बंगाल या मैसूर। इसका सही उत्तर है हैदराबाद, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये बात है 18वीं सदी की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। हाँ, औरंगजेब के बाद। सही। उसी दौर में मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी नाम के एक बहुत काबिल सेनापति और प्रशासक थे, जिन्हें मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क और चिनकिलिच खान की उपाधियां दी थीं। 1724 में उन्होंने दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत की और लगभग एक स्वतंत्र राज्य की तरह हैदराबाद पर शासन करना शुरू कर दिया। और इस वंश का नाम आसफ जाही कैसे पड़ा? मुगल बादशाह ने उन्हें आसफ जहां की उपाधि भी दी थी, जो एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। बस उसी उपाधि से उनके वंश का नाम आसफ जाही वंश पड़ गया। वाह। ये निजाम भारत के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली शासकों में से थे। और उनकी रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। बिल्कुल। और इस कहानी का एक सिरा सीधे आजाद भारत से जुड़ता है 1948 का ऑपरेशन पोलो। हाँ बिल्कुल। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हैदराबाद के आखिरी निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो एक आजाद मुल्क का सपना देख रहे थे, भारत के बीचों बीच। हाँ, तब सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक पुलिस एक्शन लिया, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। और कुछ ही दिनों की कार्रवाई के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ये सोचना ही अजीब लगता है कि भारत के नक्शे में बीच में एक अलग देश होता। अब मुगलों और अंग्रेजों के अलावा दूसरे यूरोपीय खिलाड़ियों की भी बात करते हैं। प्रश्न 14। किस वर्ष में गोवा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना? विकल्प है 1410, 1659, 1530 या 1390। सही साल है 1530, लेकिन इसकी कहानी 20 साल पहले शुरू होती है। 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी एल्बुकर्क, जो एक बहुत ही आक्रामक और कुशल रणनीतिकार था, उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। पर तब गोवा उनकी राजधानी नहीं थी, सही है? नहीं, उस समय उनका जो मेन बेस था वो कोचीन था। लेकिन 20 साल बाद 1530 में गवर्नर नीनो द कुन्हा ने राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, एक मजबूत स्ट्रैटेजिक कारण था। गोवा का बंदरगाह बेहतर था और वहां से वो पूरे पश्चिमी तट पर अपना नौसैनिक नियंत्रण रख सकते थे। तो गोवा उनके एस्टाडो द इंडिया यानी भारतीय साम्राज्य का दिल बन गया। ये बात हमेशा हैरान करती है कि पुर्तगाली भारत में कितनी लंबी अवधि तक रहे। वो सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। वही तो, वो 1510 में आए और 1961 तक गोवा पर उनका कब्जा रहा, मतलब भारत की आजादी के 14 साल बाद तक। आखिरकार 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम की सैन्य कार्यवाही की, जिसके बाद गोवा आजाद हुआ और भारत का अभिन्न अंग बना। रियासतों पर वापस आते हैं। ये वाकई एक बहुत उलझा हुआ विषय था। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासतों में से एक थी? और विकल्प हैं मैसूर, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद। जैसा हमने अभी बात की, इसका सही जवाब हैदराबाद है, जिसका विलय सितंबर 1948 में हुआ। लेकिन यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं वो कितना फ्रेजाइल था। मतलब ये तय नहीं था कि ऐसा ही बनेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं था कि सभी रियासतें खुशी खुशी शामिल हो गईं। हर रियासत को जोड़ने का तरीका अलग था। ये तो किसी बहुत बड़े जिगसॉ पजल को सॉल्व करने जैसा रहा होगा। बिल्कुल, और एक ऐसा पजल जिसमें कुछ टुकड़े बोर्ड से भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हैदराबाद में पुलिस एक्शन की जरूरत पड़ी। और जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वहां की ज्यादातर आबादी हिंदू थी, तो वहां जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया गया और लोगों ने भारत को चुना। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तानी कबाइलियों के हमले के बाद विलय पत्र पर दस्तखत किए। और जोधपुर की कहानी में भी तो एक दिलचस्प मोड़ है। सुना है वहां के राजा भी पाकिस्तान में शामिल होने का मन बना रहे थे। हाँ, राजा हनुमंत सिंह कुछ समय के लिए जिन्ना के साथ बातचीत कर रहे थे। सोचिए, अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो भारत का नक्शा कैसा होता। ओह, ये सरदार पटेल और वीपी मेनन का ही कमाल था कि उन्होंने बातचीत, दबाव और दूरदर्शिता से 550 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल किया। तो जब हम आज भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये गिवन नहीं था, इसे बड़ी मेहनत और सूझबूझ से बनाया गया है। पुर्तगालियों के बाद अब उनके सबसे बड़े यूरोपीय प्रतिद्वंदी की बात करते हैं,
प्रश्न 16। फ्रांसवा मार्टिन ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की? विकल्प हैं 1612, 1762, 1674 या 1794। इसका सही जवाब है 1674। फ्रांकोइस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी शक्ति का असली संस्थापक माना जा सकता है। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के एक गवर्नर थे, शेर खान लोधी, उनसे एक छोटा सा गांव हासिल किया और उसी गांव को पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया। हाँ, वही गांव आगे चलकर भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना। पौंडीचेरी के अलावा और कौन सी अहम फ्रांसीसी बस्तियां थी भारत में? उनके पास कई और स्ट्रेटेजिक पोस्ट्स थीं, जैसे केरल के मालाबार तट पर माहे, आंध्र के तट पर यनम, तमिलनाडु में कराईकल और बंगाल में चंद्रनगर। इन सब से मिलकर फ्रेंच इंडिया बनता था। सही, लेकिन उनका असर अंग्रेजों जितना कभी नहीं बढ़ पाया। इसका कोई एक निर्णायक मोड़ था क्या? हाँ, एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था 1760 का वांडीवाश का युद्ध। इस लड़ाई में सर आयरकूट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया और इस एक हार ने भारत में फ्रांसीसियों के राजनीतिक सपने को लगभग हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद वो सिर्फ कुछ बस्तियों तक ही सीमित रह गए। जब ये बड़ी बड़ी यूरोपियन ताकतें आपस में लड़ रही थीं, तो भारत की जमीन पर आम लोगों के भी अपने संघर्ष चल रहे थे। हाँ। अगला सवाल एक ऐसे ही संघर्ष के बारे में है। प्रश्न 17। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के किस राज्य में हुआ था? और विकल्प है मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात। ये विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, खासकर आज का जो ठाणे पालघर का इलाका है वहां। वारली वहां की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है। ये विद्रोह साहूकारों और जमींदारों के भयानक शोषण के खिलाफ था। किस तरह का शोषण? उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी और मजदूरी के नाम पर बहुत कम पैसे दिए जाते थे। इस आंदोलन को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी किसान सभा ने संगठित किया था। और इसका नेतृत्व गोदावरी पर्युलेकर जैसी एक मजबूत महिला नेता ने किया था, है ना? बिल्कुल। गोदावरी पर्युलेकर ने इस आंदोलन को जमीन पर उतारने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनकी किताब है जब इंसान जाग उठता है। वो इसी संघर्ष की कहानी कहती है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक नहीं, कई लड़ाइयां एक साथ चल रही थीं। राजनीतिक आजादी की, सामाजिक न्याय की और आर्थिक शोषण से मुक्ति की। सही कहा। और यहाँ एक सांस्कृतिक पहलू भी है। वारली जनजाति अपनी खूबसूरत चित्रकला के लिए भी जानी जाती है। हाँ, उनकी पेंटिंग बहुत अनोखी होती है। वो त्रिकोण, वृत्त और चौकोर जैसे आसान ज्यामितीय आकारों का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की जिंदगी और प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे बिहार में मधुबनी है, ओडिशा में पट्टचित्र हैं, वैसे ही वारली महाराष्ट्र की एक बहुत ही खास लोक कला है। चलिए, अब जरा ब्रिटिश राज के प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं। प्रश्न 18। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। खाली जगह भरनी है और विकल्प है 4, 3, 2 या 6। खाली जगह में आएगा 3। 3। हाँ, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर 4। अच्छा, तो सही विकल्प है 3। पर ये रेगुलेटिंग एक्ट आया ही क्यों था? इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत में बेहिसाब भ्रष्टाचार कर रहे थे और बहुत अमीर होकर ब्रिटेन लौट रहे थे। इससे ब्रिटिश संसद में चिंता बढ़ गई। उन्हें लगा कि ये कंपनी अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो ये कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की पहली कोशिश थी? पहली बड़ी कोशिश, हाँ। और इसी नियंत्रण के एक हिस्से के तौर पर कलकत्ता में 1774 में फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और क्या हमें पता है कि पहले जज कौन थे? हाँ, बिल्कुल। पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे हैं। और बाकी 3 जज थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ये भारत में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक तरह से औपचारिक शुरुआत थी, जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस एक्ट के लगभग 84 साल बाद ब्रिटिश राज को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रश्न 19। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों द्वारा भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था? विकल्प है औरंगजेब,
अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? इसका जवाब है बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से बेहतर जानते हैं। आखिरी मुगल बादशाह। हाँ, आखिरी मुगल बादशाह। जब मेरठ से विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्हें विद्रोह को एक चेहरा देने के लिए एक प्रतीक की जरूरत थी, और उस समय मुगल बादशाह से बड़ा कोई प्रतीक नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने बूढ़े हो चुके बहादुर शाह जफर को ही शहंशाह हिंद घोषित कर दिया। मुझे बहादुर शाह जफर की कहानी हमेशा बहुत दुखद लगती है। वो एक बादशाह से ज्यादा एक शायर थे और उन्हें भारत के सबसे बड़े विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया गया। आपने बिल्कुल सही कहा। वो नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं थे, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड थे। दिल्ली में असली सैन्य कमान तो जनरल बख्त खान जैसे लोगों के हाथ में थी। और विद्रोह के बाद? विद्रोह के कुचले जाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून यानी आज का म्यांमार निर्वासित कर दिया। वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। बहुत दुखद अंत। और अब हमारा आखिरी सवाल, जो हमें फिर से फ्रांसीसी भारत की ओर ले जाता है। प्रश्न 20। यूनान, यानम और चंदन नगर किस औपनिवेशिक शक्ति के अधिकार क्षेत्र में थे? विकल्प जर्मन, पुर्तगाली, फ्रेंच या ऑस्ट्रियाई? इसका जवाब है फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। अच्छा, ये हमने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, यनम आंध्र तट पर था और चंदन नगर बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बस्ती थी। तो पौंडीचेरी, चंदन नगर, माहे, यनम और कराईकल, ये पांचों मिलकर फ्रेंच इंडिया बनाते थे। और इनका भारत में विलय कैसे हुआ? क्या वो भी गोवा की तरह हुआ? नहीं, ये प्रक्रिया काफी अलग थी। पुर्तगालियों के उलट फ्रांसीसियों ने भारत की आजादी के बाद समझदारी दिखाई। 1954 में एक समझौते के तहत फ्रांस ने इन सभी इलाकों को शांति से भारत सरकार को सौंप दिया। मतलब बिना किसी सैन्य संघर्ष के? हाँ, बिना किसी सैन्य संघर्ष के। पहला सवाल हमें ले चलता है भारत के उत्तर पूर्व में। सवाल नंबर 21 है, सिंगफो विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? और विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर या डी त्रिपुरा। इसका सीधा सीधा जवाब तो है बी असम, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अच्छा। असल में ये विद्रोह सिर्फ असम तक ही सिमटा हुआ नहीं था। ये असम और उस वक्त का जो नेफा था, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये असम और नेफा के सीमावर्ती इलाकों में फैला हुआ था। तो कह सकते हैं कि इसका केंद्र तो असम था, लेकिन इसकी गूंज अरुणाचल तक सुनाई दे रही थी। अच्छा, तो ये एक पूरे क्षेत्र में फैली हुई बेचैनी थी। और ये हुआ कब था? इसकी वजह क्या थी? मतलब अक्सर हम ऐसे विद्रोहों के पीछे जमीन का झगड़ा देखते हैं, क्या यहाँ भी वही मामला था? हाँ, वजह तो वही थी, पर उसे सिर्फ जमीन का झगड़ा कहना थोड़ा छोटा कर देना होगा। ये 1830 के दशक की बात है, खासकर 1830 से 1839 के बीच। ओके। सिंगफो जनजाति के जो लोग थे, वो अपनी आज़ादी को, अपनी स्वायत्ता को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। तो जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज ऊपरी असम पर अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ हमारी जमीन पर नहीं, बल्कि उनकी पूरी जीवन शैली और पहचान पर हमला है। रंग फिडू ने, वो एक बहुत ताकतवर नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर सीधे हमले किए। तो ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये अपनी पहचान और आज़ादी को बचाने के लिए एक संगठित और हिंसक संघर्ष था। समझ गया। तो एक तरफ जहां असम के जंगलों में अपनी जमीन और पहचान के लिए हिंसक विद्रोह हो रहे थे, वहीं देश के दूसरे कोने मतलब पुणे जैसे शहर में एक बिल्कुल अलग तरह की क्रांति की जमीन तैयार हो रही थी। ये क्रांति हथियारों से नहीं, बल्कि कलम और सोच से लड़ी जा रही थी। सही। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल, प्रश्न 22। ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर भारतीय समाज में उनके निम्नलिखित प्रमुख योगदानों में से किस योगदान के लिए याद किया गया? विकल्प हैं ए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, बी भारत के पहले सहकारी बैंक की स्थापना, सी भारतीय संविधान लिखना या डी भारत में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना करना। इसका सही उत्तर है डी, भारत में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना करना। और ये सुनने में जितना सरल लगता है, उस दौर के हिसाब से ये उतना ही क्रांतिकारी काम था। हम 1848 की बात कर रहे हैं। 1848?
मतलब सोचकर ही लगता है कि उस वक्त जब महिलाओं को घर से निकलने की भी पूरी आज़ादी नहीं थी, तब उनके लिए स्कूल खोलने का विचार ही कितना बड़ा रहा होगा, है ना? बहुत बड़ा। और उन्होंने ये काम अकेले नहीं किया। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने पुणे के भेड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक मील का पत्थर है। और सावित्रीबाई फुले खुद भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक स्कूल खोलना नहीं था, ये सदियों से चली आ रही सामाजिक रूढ़ियों पर एक सीधी चोट थी। और उनका काम सिर्फ लड़कियों की शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। जहां तक मुझे याद है, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी तो उन्होंने ही की थी। हाँ, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मतलब था सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका मकसद था निचली जातियों, जिन्हें उस वक्त दलित और शूद्र कहा जाता था, और महिलाओं को सामाजिक गुलामी और ब्राह्मणवादी पाखंड से आजाद कराना। उनकी किताब गुलामगिरी भी तो इसी पर है। हाँ, उनकी सबसे मशहूर किताब गुलामगिरी इसी जाति व्यवस्था पर एक बहुत तीखा और शक्तिशाली प्रहार है। एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी है, एक कि उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। ये उपाधि तो हम अक्सर गांधी जी के साथ जोड़ते हैं। ये बिल्कुल सही जानकारी है। और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ज्योतिबा फूले को गांधी जी से बहुत पहले महात्मा की उपाधि मिल चुकी थी। अच्छा। हाँ, 1888 में एक और बड़े समाज सुधारक थे विट्ठल राव कृष्णजी वांडेकर। उन्होंने मुंबई में एक बहुत बड़ी सभा में उन्हें उनके असाधारण सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्या बात है। तो फूले समाज के अंदर की गुलामी से लड़ रहे थे। और हमारा अगला सवाल एक ऐसे आंदोलन पर है जो रियासतों के सामंती ढांचे से लड़ रहा था। सवाल नंबर 23 है, सेवा सिंह ठिकरीवाला मुख्य रूप से किस आंदोलन से जुड़े थे? और विकल्प है ए प्रजामंडल आंदोलन, बी हरित क्रांति, सी श्वेत क्रांति या डी गोवा मुक्ति आंदोलन। इसका सही जवाब है ए प्रजामंडल आंदोलन। और ये आंदोलन भी आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। हाँ, प्रजामंडल आंदोलन ये नाम हम उतना नहीं सुनते जितना कांग्रेस या क्रांतिकारियों के बारे में सुनते हैं। ये था क्या असल में? देखिए, उस समय भारत दो हिस्सों में बटा था, है ना? एक था ब्रिटिश भारत, जिस पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, और दूसरा रियासती भारत। हाँ, दूसरा था रियासती भारत, जहां 500 से भी ज्यादा राजे रजवाड़े अंग्रेजों की छत्र छाया में राज कर रहे थे। इन रियासतों में अक्सर राजाओं का शासन बहुत अत्याचारी और सामंती होता था। तो प्रजामंडल आंदोलन इन्हीं रियासतों की जनता का आंदोलन था, जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए और राजाओं के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे थे। और सेवा सिंह ठिकरीवाला का इसमें क्या रोल था? वो कहाँ सक्रिय थे? सेवा सिंह ठिकरीवाला पंजाब की रियासतों में और खासकर पटियाला रियासत में इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज थे। उन्होंने 1928 में पंजाब रियासती प्रजामंडल की स्थापना की और पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के जुल्मों के खिलाफ वो डटकर खड़े हुए। उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक और दुखद भी है। दुखद क्यों? क्योंकि महाराजा ने उन्हें जेल में डाल दिया था और जेल में हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और उसी भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई। वो प्रजा के अधिकारों के लिए शहीद हो गए। बहुत बड़ी कुर्बानी थी। खैर, हमने अभी रियासतों की बात की जो अंग्रेजों के आने के बाद भी बनी रहीं, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से किसका गठन 1600 में एक चार्टर के माध्यम से किया गया था, जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? विकल्पों में डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों के नाम हैं। इसका जवाब है ए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वो दस्तावेज है जिसने कह सकते हैं कि भारत का इतिहास ही बदल दिया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर पर दस्तखत किए। और इस चार्टर की सबसे खास बात क्या थी? इसकी सबसे खास बात थी एकाधिकार, यानी मोनोपोली। मोनोपोली। हाँ, इस चार्टर ने इस कंपनी को 15 सालों के लिए केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से पूर्व की तरफ के सभी देशों के साथ व्यापार करने का एक्सक्लूसिव अधिकार दे दिया। मतलब ये कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी।
कंपनी का नाम भी तो काफी लंबा चौड़ा और शाही था ना? हाँ, इसका आधिकारिक नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना लंबा नाम कौन लेता? हाँ, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मशहूर हो गई। और इसी चार्टर के दम पर कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत पहुंचे थे, जहांगीर के दरबार में। बिल्कुल। 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचे और फिर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में व्यापार की इजाजत लेने गए। यहीं से भारत में अंग्रेजी सत्ता की औपचारिक कहानी शुरू होती है। तो 1600 में ये कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है जमीन के असली हकदार विरोध करते हैं। हमारा अगला सवाल, प्रश्न 25, एक ऐसे ही विद्रोह से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से जंगल महल क्षेत्र में हुए चुआर विद्रोह में शामिल था? विकल्प हैं ए भील, बी कोल्स, सी खासीस या डी भोमजी। इसका सही जवाब है डी भोमजी, जिसे भूमिज भी कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले चुआर शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये नाम विद्रोह करने वालों ने खुद को नहीं दिया था। तो फिर ये नाम कहाँ से आया? चुआर एक अपमानजनक, मतलब एक गाली जैसा शब्द था जो अंग्रेज और उस इलाके के जमींदार, बंगाल के जंगल महल, यानी आज का मिदनापुर बांकुरा वाला इलाका? हाँ, मिदनापुर, बांकुरा और मानभूम जिलों में रहने वाले भूमिज आदिवासियों के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब होता था असभ्य, लुटेरा या बर्बर। तो जिसे अंग्रेजों ने चुआर विद्रोह कहा, वो असल में भूमिज विद्रोह था। ये तो बहुत अहम जानकारी है, मतलब नाम ही उन्होंने दिया जो उनको दबा रहे थे। बिल्कुल। और ये विद्रोह हुआ क्यों और कब था? ये कोई एक विद्रोह नहीं था, बल्कि 1766 से लेकर 1833 तक, मतलब लगभग 70 सालों तक रुक रुक कर कई चरणों में चला। वजह वही थी जो हमने सिंगफो विद्रोह में देखी, जमीन। अंग्रेजों ने लगान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और भूमिज आदिवासियों की जमीनें छीनकर बाहर से आए लोगों को दे रहे थे। रायपुर के एक जमींदार थे दुर्जन सिंह, वो इस विद्रोह के एक बड़े नेता थे। तो ये अपनी जमीन और इज्जत बचाने की एक लंबी लड़ाई थी। सही। इन विद्रोहों से निपटने के लिए और अपना राज मजबूत करने के लिए कंपनी को ताकत चाहिए थी, और ये ताकत सिर्फ सेना से नहीं, कानून से भी आती है। यहीं से हमारा अगला सवाल, प्रश्न 26 उठता है, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के फैसले को पलटने का अधिकार दिया? आसान भाषा में कहें तो वीटो पावर। विकल्प हैं 1813, 1773, 1784 और 1793 के अधिनियम। इसका सही जवाब तो है डी, चार्टर अधिनियम 1793। लेकिन इसकी जड़ें इससे थोड़ी और पुरानी है। कहानी बहुत दिलचस्प है। बताइए कैसे? देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल तो बना दिया, लेकिन उसे अपनी काउंसिल के साथ मिलकर फैसले लेने होते थे। अच्छा? हाँ, और काउंसिल में अगर बहुमत किसी और तरफ होता तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता था, वो बंधा हुआ था। बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने की पेशकश की गई तो उन्होंने एक शर्त रख दी। क्या शर्त थी वो? कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं ये पद तभी स्वीकार करूंगा जब मुझे कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी मिले और साथ ही अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने, यानी ओवरराइड करने का अधिकार भी मिले। अच्छा, तो उनकी ये शर्त मान ली गई? हाँ, उनकी ये शर्त मानने के लिए 1786 में एक विशेष एक्ट पास किया गया। तो ये वीटो पावर पहले एक व्यक्ति विशेष के लिए लाई गई थी। समझ गया। और फिर 1793 के चार्टर एक्ट ने इस शक्ति को स्थायी बना दिया। इसने ये वीटो पावर भविष्य की सभी गवर्नर जनरल्स और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी दे दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने गवर्नर जनरल के पद को बेहद शक्तिशाली बना दिया। अब वो सिर्फ पहला अमंग इक्वल्स नहीं रहा, वो बॉस बन गया था। तो एक तरफ कानून बनाकर ताकत बढ़ाई जा रही थी और दूसरी तरफ जमीन पर अपनी मौजूदगी को मजबूत किया जा रहा था किलों के जरिए। हमारा अगला सवाल, प्रश्न 27, इसी से जुड़ा है। सन 1639-1640 ईस्वी से संबंधित भारत के चेन्नई में स्थित कौन सी इमारत ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी रक्षा चौकी के रूप में जानी जाती है? इसका जवाब है बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की कह सकते हैं पहली ईंट है। भारत में अंग्रेजों का बनाया पहला किला। बिल्कुल। 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 एजेंट फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन ने
चंद्रगिरी के स्थानीय राजा से मद्रास पट्टनम नाम की एक जमीन का टुकड़ा पट्टे पर लिया और 1640 में वहीं इस किले का निर्माण शुरू हुआ। यहीं से आधुनिक मद्रास यानी चेन्नई शहर ने आकार लेना शुरू किया। और इसका ढांचा भी तो खास था, वो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन वाला। हाँ, ये उस समय की औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक था। किले के अंदर का जो इलाका था वो व्हाइट टाउन कहलाता था, जहां सिर्फ यूरोपीय यानी अंग्रेज रहते थे, और किले की दीवारों के बाहर का इलाका ब्लैक टाउन कहलाता था, जहां स्थानीय भारतीय आबादी रहती थी। ये बंटवारा साफ दिखाता है कि वो खुद को शासक और भारतीयों को शासित के तौर पर देखते थे। बिल्कुल। ये किले, ये व्यापार, कंपनी तो बहुत ताकतवर हो गई थी, इतनी कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को भी चिंता होने लगी होगी। हाँ, चिंता तो थी। और शायद इसी चिंता से निकला भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला बड़ा कानून, जिसके बारे में हमारा अगला सवाल है। प्रश्न 28, इनमें से कौन सा अधिनियम भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम माना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, विनियमन अधिनियम 1773, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से जानते हैं। ये वाकई एक मील का पत्थर था। इसे पहला कदम क्यों कहते हैं? मतलब इससे पहले कुछ नहीं था? इससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगभग अपनी मनमर्जी से काम कर रही थी। कंपनी के अधिकारी बहुत भ्रष्ट हो गए थे और कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। तो ये पहला मौका था जब ब्रिटिश संसद ने सीधे तौर पर कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने या रेगुलेट करने के लिए एक विस्तृत लिखित कानून बनाया। ये भारत पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत थी। और इसके सबसे बड़े प्रावधान क्या थे? और इसने पहली बार भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी तो इसी के तहत हुई थी। हाँ, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। तो ये कानून बन तो रहे थे, लेकिन जमीन पर इनका असर आदिवासियों के लिए अक्सर बहुत क्रूर होता था। ऐसा ही एक कानून था जंगल से जुड़ा, जिसके खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह हुआ। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 के रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये नाम तो अब एक बहुत मशहूर फिल्म की वजह से बच्चा बच्चा जानता है। सही जवाब है बी, अल्लूरी सीताराम राजू। RRR वाले कहते थे। मन्यम वीरुडु, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जंगलों का नायक। वाह। और ये रंपा विद्रोह, जिसे मन्यम विद्रोह भी कहते हैं, हुआ क्यों था? इसकी जड़ में था 1882 का मद्रास वन अधिनियम। इस कानून ने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक पोडू खेती करने से रोक दिया, जो एक तरह की झूम खेती होती है। अच्छा। यही नहीं, उन्हें जंगल में घुसने और वहां से लकड़ी या फल फूल इकट्ठा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये उनकी जिंदगी और रोजी रोटी पर सीधा हमला था। इसी अन्याय के खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू ने 1922 से 1924 तक अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी हमें दिखाती है कि जंगल और जमीन की लड़ाई कितनी अहम थी। और ये कोई अकेली कहानी नहीं थी, है ना? छोटा नागपुर के पठार पर भी ऐसी ही एक लड़ाई बहुत पहले लड़ी जा रही थी। और यही है हमारा आज का आखिरी सवाल। प्रश्न 30, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ तमार आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है डी, भोलानाथ सहाय। तामार विद्रोह आज के झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में हुआ था। ये विद्रोह भी क्या कई हिस्सों में हुआ था? जैसे चुआर विद्रोह हुआ था। हाँ, चुआर विद्रोह की तरह ही तामार विद्रोह भी कई चरणों में हुआ। 1782 में जो विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सहाय ने किया था। ये इलाका मुंडा आदिवासियों का गढ़ था, इसलिए इसे अक्सर मुंडाओं का विद्रोह भी माना जाता है। और इसकी वजह भी वही थी, बाहरी लोगों का दखल और अंग्रेजों द्वारा थोपी जा रही नई व्यवस्था। और विकल्पों में जो दूसरे नाम हैं, तिलका मांझी और गंगा नारायण सिंह, वे भी तो बड़े आदिवासी नेता थे। बिल्कुल थे, लेकिन वे अलग अलग विद्रोहों के नायक थे। तिलका मांझी ने 1784 में भागलपुर के पास विद्रोह का नेतृत्व किया था और गंगा नारायण सिंह 1832-33 के भूमिज विद्रोह के महानायक थे, जिसे गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन तामार विद्रोह से भोलानाथ सहाय का नाम जुड़ा है। तो शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक हमें सीधे 20वीं सदी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर ले जाता है, भारत का विभाजन।
सोर्सेज में सवाल ये है कि 1947 में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक आर्थिक असमानता, भाषा विवाद, ब्रिटिश प्रशासनिक विफलता या फिर सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद? इसका जवाब है सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद। लेकिन मतलब ये कहना बहुत आसान है, असल में ये समझना जरूरी है कि ये तनाव और मतभेद रातों रात पैदा नहीं हुए हैं। ये दशकों की राजनीति, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की पॉलिसी और कई सामाजिक घटनाओं का नतीजा था। सोर्सेज में एक तारीख का जिक्र है, 16 अगस्त 1946, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे। ये सुनने में ही बहुत इंटेंस लगता है। ये क्या था और ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों बना? ये एक वाटरशेड मोमेंट था, बिल्कुल। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग पर जोर देने के लिए इस दिन का ऐलान किया था, लेकिन इसका नतीजा कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगों के रूप में निकला, जिसे ग्रेट कैलकटा किलिंग्स भी कहते हैं। हजारों लोग मारे गए। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, उस आपसी भरोसे को लगभग खत्म कर दिया जो बचा खुचा था। इसने नेताओं और आम लोगों को ये यकीन दिला दिया कि साथ रहना अब शायद मुमकिन नहीं होगा। मतलब ये वो पॉइंट था जहां बातचीत के दरवाजे बंद हो गए और हिंसा ने अपनी जगह बना ली। और फिर विभाजन की असल रूपरेखा, जो 3 जून योजना के नाम से जानी जाती है, हाँ, उसे लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था। उसी में भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाने का ब्लूप्रिंट था, और फिर इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर खींचने का वो क्या कहते हैं नामुमकिन सा काम सर सिरिल रैडक्लिफ के एक कमीशन को दिया गया। इसीलिए आज भी उस बॉर्डर को रैडक्लिफ रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जिसने रातों रात लाखों लोगों के घर, जमीन और पहचान सब बदल दी। ये हाई लेवल पॉलिटिकल डिसीजंस जो दिल्ली और लंदन में लिए जा रहे थे, उनका असर तो पूरे देश पर पड़ रहा था। लेकिन इसी दौरान और इससे कई दशक पहले से भारत के जंगलों और गांवों में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। अगला सवाल हमें उसी दुनिया में ले जाता है। डोरा बिशोई और चक्र बिसोई, ये 2 नाम उड़ीसा के घुमूसर में हुए किस विद्रोह से जुड़े हैं? ये खोंड विद्रोह की कहानी है जो करीब 1837 से 1856 तक, यानी लगभग 20 साल चला। ये दिखाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा सिर्फ सिपाहियों या रजवाड़ों में नहीं था, ये भारत के आदिवासी समुदायों में भी बहुत गहरा था। और इस गुस्से की वजह क्या थी? सोर्सेज में मरिया प्रथा का जिक्र है। हाँ, मरिया प्रथा, जिसमें नर बलि दी जाती थी, वो एक तात्कालिक कारण था। अंग्रेजों ने इसे बर्बर मानकर बंद करने की कोशिश की। लेकिन खोंड जनजाति के लिए ये सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, ये उनकी संस्कृति और मतलब उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा थी। उन्हें लगा कि ये उनकी पूरी जीवन शैली पर हमला है। तो ये अपनी आइडेंटिटी बचाने की लड़ाई थी। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह थी? नहीं, इसके साथ साथ नए टैक्स भी लगाए जा रहे थे। आप सोचिए, जिन जंगलों और जमीनों को वो सदियों से अपना घर मानते थे, अब उन्हें उसी के लिए एक बाहरी ताकत को टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये अपनी संस्कृति और अपनी जमीन दोनों को बचाने की लड़ाई थी। डोरा बिसोई ने इसकी शुरुआत की और बाद में चक्र बिसोई ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। कमाल है, एक तरफ 1947 का विभाजन जो धर्म और राजनीति से जुड़ा था, और दूसरी तरफ ये विद्रोह जो संस्कृति और जमीन की पहचान से। अब एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश की, परंपरा और आधुनिकता, राजा राम मोहन रॉय। सवाल है कि उन्होंने 1803 में कौन सा दार्शनिक ग्रंथ लिखा था? उन्होंने लिखा था तोहफत उल मुआहिदीन। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। एकेश्वरवादियों को एक उपहार, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। और ये फारसी में लिखी गई थी, जो उस समय की इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज थी। एकेश्वरवादियों को एक उपहार, मतलब वो लोग जो एक ईश्वर में यकीन रखते हैं। ये तो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। इस किताब में उन्होंने कहा क्या था? ये उनकी सोच का निचोड़ था। उन्होंने दुनिया के सभी बड़े धर्मों को स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंची कि सबके मूल में एक ही ईश्वर की पूजा है। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों पर सवाल उठाए और तर्क पर जोर दिया। यही विचार आगे चलकर 1828 में उनके बनाए ब्रह्म समाज का आधार बने। वो कह रहे थे कि धर्म को तर्कों और मतलब रीजन की कसौटी पर कसना चाहिए। और सोर्सेज में जो दूसरे विकल्प हैं, हिंद स्वराज गांधी जी ने 1909 में लिखी और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ये जानना भी कॉन्टेक्स्ट के लिए जरूरी है। बिल्कुल,
ये तीनों किताबें भारतीय नवजागरण के 3 अलग-अलग पिलर्स को दिखाती हैं। एक तरफ रॉय का तार्किक एकेश्वरवाद, दूसरी तरफ दयानंद का वेदों की ओर लौटो का नारा और तीसरी तरफ गांधी जी का स्वराज का दर्शन। इन विचारों से समाज में एक हलचल तो पैदा हो ही रही थी, लेकिन एक और जगह थी जहां असंतोष बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटिश फौज के भारतीय सिपाही। अगला सवाल 1857 के विद्रोह से जुड़ा है और ये थोड़ा ट्रिकी है। सवाल है, सिपाहियों की भावनाओं को भड़काने वाले कारणों में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये डिटेल्स पर ध्यान देने को कहता है। इसका जवाब है सी, सिपाहियों पर जाति चिन्ह धारण करने और अपनी जाति का पालन करने का दबाव। ये विकल्प गलत है। ये गलत क्यों है? पहली नजर में तो लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ बात उल्टी है। अंग्रेज सिपाहियों पर तिलक लगाने या दाढ़ी रखने के लिए दबाव नहीं डाल रहे थे, बल्कि इन चीजों पर रोक लगा रहे थे, बैन कर रहे थे। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिनसे सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो नाराजगी का कारण दबाव नहीं बल्कि पाबंदी थी। इट्स अ वेरी सटल बट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। अच्छा, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी धार्मिक पहचान छीनी जा रही है और बाकी विकल्प जैसे सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम वो सही कारण थे। बिल्कुल। 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एक बहुत बड़ा कारण था। इसके तहत किसी भी सिपाही को कहीं भी, यहाँ तक कि समुद्र पार भी लड़ने भेजा जा सकता था। उस जमाने में समुद्र यात्रा को धर्म के खिलाफ माना जाता था। काला पानी जाना मतलब धर्म से बाहर हो जाना। इसके अलावा ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण का डर तो था ही, तो ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। सिपाहियों का गुस्सा, आदिवासियों का विद्रोह, ये सब ब्रिटिश राज के खिलाफ सीधी टक्कर थी। लेकिन अंग्रेजों के अलावा और भी यूरोपीय ताकतें भारत में थीं, जिनका मकसद लड़ना नहीं, सिर्फ पैसा कमाना था। अगला सवाल डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा है। 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर उनका व्यापार इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया था? इसकी जो मुख्य वजह थी वो थी दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में भारतीय कपड़ों की जबरदस्त मांग। डचों का बिजनेस मॉडल बहुत स्मार्ट था। वो मॉडल था क्या? सोर्सेज में त्रिकोणीय व्यापार जैसी बात कही गई है। हाँ, ये एक तरह का ट्रायंगल ट्रेड था। डच भारत के कोरोमंडल तट यानी आज के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट से हाई क्वालिटी सूती कपड़ा खरीदते थे। फिर वो इस कपड़े को जहाज़ों में भरकर इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों, जिन्हें स्पाइस आइलैंड्स कहते हैं, ले जाते थे। वहाँ भारतीय कपड़ों की बहुत डिमांड थी। वो कपड़ों के बदले में काली मिर्च, लौंग, जायफल जैसे कीमती मसाले खरीदते थे और फिर उन मसालों को यूरोप ले जाकर कई गुना मुनाफे पर बेचते थे। तो भारतीय कपड़ा उनके मसाला व्यापार की चाबी था। ये तो बहुत क्लेवर है। मतलब भारत से सीधे यूरोप ले जाने के बजाय उन्होंने एक और मार्केट बीच में जोड़ दिया। क्या उन्होंने यहाँ अपनी सत्ता भी स्थापित करने की कोशिश की? एक हद तक। उन्होंने पुलिकट में अपनी टकसाल यानी मिंट भी बनाई थी और सोने के सिक्के ढाले थे, जिन्हें पगोडा कहा जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि इन सिक्कों पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर होती थी। ये दिखाता है कि वो लोकल सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रख रही थीं ताकि उनका व्यापार आसानी से चलता रहे। अभी हमने खोन विद्रोह की बात की थी, अब फिर से जनजातीय इतिहास पर लौटते हैं। एक शब्द है दिक्कू। ये कौन लोग थे और शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में इनकी क्या भूमिका थी? दिक्कू शब्द ही इन विद्रोहों का पूरा दर्द बयां कर देता है। संथाली जैसी आदिवासी भाषाओं में इसका मतलब होता है बाहरी व्यक्ति या परेशानी देने वाला। तो इसका जवाब है बी। वे जमींदार, साहूकार और अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे जो आदिवासी समुदाय का शोषण कर रहे थे। तो ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था? नहीं, ये हर उस बाहरी व्यक्ति के लिए था जो उनकी दुनिया में आकर उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहा था। जैसे बनिया, साहूकार जो बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प लेते थे, या जमींदार और ब्रिटिश अधिकारी जो नए कानून लगाकर उनकी पारंपरिक जीवन शैली को खत्म कर रहे थे। आदिवासी अपनी गरीबी, अपनी जमीन छीनने और अपनी संस्कृति पर हो रहे हमले का जिम्मेदार इन्हीं दिक्कुओं को मानते थे। इसीलिए बिरसा मुंडा के उलगुलान यानी महान विद्रोह का एक मुख्य नारा ही था, दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी। ये उनके गुस्से की सीधी आवाज थी। ये बहुत पावरफुल है। एक तरफ दिक्कू हैं, बाहरी लोग जिनसे आदिवासी नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ अंग्रेज एक ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जो भारतीयों को बाहरी विचार सिखा रही है।
अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रवाद पर अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा का क्या असर हुआ? इसका सबसे सटीक जवाब है ए। इसने राष्ट्रीय चेतना को जगाया। इट्स अ पैराडॉक्स। जिस एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेजों ने अपने राज को मजबूत करने के लिए बनाया, उसी ने उनके राज की जड़ें खोद दी। ये पैराडॉक्स कान को से करता था। मैकाले तो एक ऐसा भारतीय वर्ग बनाना चाहते थे जो सोच से अंग्रेज हो। हाँ, 1835 में लॉर्ड मैकाले का यही मकसद था। अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। लेकिन हुआ इसका उल्टा भी। जब भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़ी और रूसो, वॉल्टेयर, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों को पढ़ा, तो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के आइडियाज को जाना। तो उन्होंने अंग्रेजों के ही हथियारों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि अगर फ्रीडम और डेमोक्रेसी ब्रिटेन के लिए अच्छे हैं, तो भारत के लिए क्यों नहीं? राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि वो जानते थे कि यही ज्ञान भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा और देश में एक नई चेतना लाएगा। So the plan backfired spectacularly। चेतना जगाने के साथ साथ अंग्रेज भारत में एक प्रशासनिक ढांचा भी बना रहे थे। अगला सवाल उसी से जुड़ा है। किस एक्ट ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक नियमित कानूनों का सेट या संहिता प्रदान की? वो था चार्टर अधिनियम 1793। ये एक बहुत जरूरी कानून था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एक शक्ल दी। इसका सबसे बड़ा योगदान था रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। कानून का शासन, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या था उस वक्त? इसका मतलब था कि अब प्रशासन किसी अधिकारी की मनमर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि लिखे हुए कानूनों और नियमों के आधार पर चलेगा। इससे प्रशासन में एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी आई। लेकिन यहाँ एक और बहुत शॉकिंग बात है जिसका जिक्र हमारे सोर्सेज में है। वो क्या? इसी एक्ट में ये तय किया गया कि लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों की सैलरी भारतीय खजाने से दी जाएगी। सोचिए, जो लोग इंग्लैंड में बैठकर भारत पर शासन की नीतियां बना रहे हैं, उनकी तनख्वाह भारत के लोग दे रहे थे। ये दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का एक क्लासिक उदाहरण है। और ये सिस्टम 1919 तक, यानी 125 साल से भी ज्यादा चलता रहा। ये तो अविश्वसनीय है। अब प्रशासन से आगे बढ़कर अंग्रेजों के शुरुआती ठिकानों की बात करते हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किस कंपनी ने की? इसका जवाब है बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखे जाने की कहानी है। एक किला बनाना सिर्फ व्यापार का इरादा नहीं दिखाता, ये सत्ता और कंट्रोल का सिंबल होता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1639 में कंपनी के एक एजेंट फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से जमीन का एक टुकड़ा किराए पर लिया। इसी जमीन पर उन्होंने एक किले बंद फैक्ट्री बनाई जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भारत में अंग्रेजों का पहला किला था। धीरे धीरे इसके आसपास एक शहर बसने लगा जो आज का चेन्नई है। और ये प्रेसिडेंसी कब बना? शुरुआत में ये एक छोटी एजेंसी थी, लेकिन जैसे जैसे इस इलाके में व्यापार और राजनीतिक महत्व बढ़ा, 1684 में इसे एक पूरी प्रेसिडेंसी का दर्जा दे दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी व्यापारिक चौकी धीरे धीरे एक साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र में बदल गई। और अब हमारा आखिरी सवाल, जो हमें फिर से 1857 की कांटी पर ले जाता है। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कादर से जुड़ा है। उन्हें कहाँ का नवाब घोषित किया गया था? उन्हें ब्रिजेश कादर को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था, जो अवध की राजधानी थी। इसकी कहानी क्या है? वाजिद अली शाह को क्यों हटाया गया था? ये 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण था। विद्रोह से ठीक एक साल पहले 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन या मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया। अवध के लोग, सिपाही और जमींदार सब इस अपमान से बहुत गुस्से में थे। तो ब्रिजेश कादर को नवाब बनाना एक तरह से अंग्रेजों को खुली चुनौती थी। बिल्कुल। जब 1857 में लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ, तो वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने लीडरशिप संभाली। उन्होंने अंग्रेजों के कब्जे को मानने से इनकार कर दिया और अपने छोटे बेटे ब्रिजेश कादर को अवध का नया नवाब घोषित कर दिया।
ये एक सिंबॉलिक और पॉलिटिकल दोनों तरह का कदम था। ये ऐलान था कि हम तुम्हारी सत्ता को नहीं मानते। हालांकि विद्रोह के बाद बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण लेनी पड़ी। तो इन 10 सवालों के जरिए हमने 1803 से लेकर 1947 तक का एक लंबा सफर तय किया। आदिवासी विद्रोह, समाज सुधार, 1857 की क्रांति, व्यापार और आखिर में विभाजन। हर सवाल ने इतिहास की एक अलग परत खोली। हाँ, और एक पैटर्न साफ दिखता है। चाहे वो अंग्रेजों का बनाया कानून हो, उनकी लाई हुई शिक्षा हो या उनके व्यापार का तरीका हो, हर चीज के दो पहलू थे। शिक्षा ने चेतना जगाई तो एक एलीट वर्ग भी बनाया। कानून ने व्यवस्था दी तो शोषण का रास्ता भी खोला। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी ऐतिहासिक बदलाव पूरी तरह अच्छा या बुरा हो सकता है, या फिर हर बदलाव अपने साथ अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आता है और इतिहास बस इसी लेन देन की कहानी है।